समार बेटा रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज अकमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। अकमुलेशन मीन इकट्ठे होना। क्या एक सिंगल वेरिएशन किसी को बेनिफिट कर सकती है या नहीं कर सकती है? एक सिंगल वेरिएशन का कोई बेनिफिट नहीं होता है जब तक कि बहुत सारी वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स में इकट्ठी ना होती रहे। किस तरह से? अब मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि एक पॉपुलेशन है जिसमें, या एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसमें ये ए ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई ना कोई वेरिएशन आ गई। मैं यहाँ पे इस वेरिएशन को इंडिकेट कर रही हूँ। इसके डीएनए के अंदर एक वेरिएशन आ गई, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, इसमें जब भी रिप्रोडक्शन होगा, मान लो इसमें रिप्रोडक्शन हुआ और 4 ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, इन 4 के 4 ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि इसके डीएनए, ये कौन सी थी, जर्मिनल, हम जर्मिनल ही पढ़ रहे हैं अभी, तो इसके चारों की चारों जो ऑर्गेनिज्म आगे है ऑफस्प्रिंग, उनमें ये डीएनए है, तो डीएनए के थ्रू तो पास होगा सभी में, तो सभी में ये कैरेक्टर यहाँ पे, ये सभी में वेरिएशन है, ठीक है। तो मींस अगली जनरेशन में पास हो गई। तो हो सकता है इसकी 1-2 जनरेशन आने के बाद इनमें से एक ऐसा था जिसमें एक और वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन यहाँ पे आ गई। बाकियों में कोई वेरिएशन नहीं आई, लेकिन इसमें आ गई एक वेरिएशन और। ध्यान रखेंगे, वेरिएशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, या म्यूटेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता जनरेशन टू जनरेशन सब में आए। हो सकता है 4 जनरेशन बाद किसी में वेरिएशन आए, हो सकता है 5 जनरेशन में आए, हो सकता है सेम ही जनरेशन 2-3 ऑर्गेनिज्म में एक साथ आ जाए, ये कोई कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एक और वेरिएशन आ गई, तो इन ऑर्गेनिज्म की आगे पॉपुलेशन में तो इनके पास एक ही है, लेकिन इसके पास 2 वेरिएशन इकट्ठी हो गई जो आगे जरूर ट्रांसफर होंगी। यहाँ पे ये 2 वेरिएशन आई और दोनों आगे ट्रांसफर हो गई। इसके आने वाली 5-7 जनरेशन के बाद इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, इसमें एक और आ गई यहाँ पे वेरिएशन, तो या हो सकता है बेटा वो इसमें भी आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है इसमें भी आ जाए, जैसे हम अज्यूम करते हैं कि अब इसमें आई वेरिएशन, बीच में इसमें आ गई, तो ये अलग अलग एक पॉपुलेशन के अलग अलग मेंबर्स हैं, तो इनके बीच में जब ब्रीडिंग होगी तो आगे वाली जनरेशन में क्या होगा, जो ये सारी वेरिएशन यहाँ वाली थी, यहाँ वाली थी, ये वाली थी, और ये सारी इकट्ठी हो गई। अब ये जब इतनी सारी वेरिएशन धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में इकट्ठी होती रहती हैं, तो वो धीरे धीरे किसको लीड करती है, इवोल्यूशन को। अब ये वाली स्पीशीज अपनी प्रीवियस जो स्पीशीज है उससे डिफरेंट हो गई है, तो जब भी अकोमुलेट होती हैं तब ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देती हैं उस पॉपुलेशन को। अब ये जरूरी नहीं है सारी की सारी वेरिएशन हेल्पफुल हो, लेकिन हो सकता है वो जब भी इस तरह का जो है एनवायरनमेंट चेंज हो तो वो आपको बेनिफिट दे सकती हैं। तो एक वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस हुई, क्या इंपॉर्टेंस स्पीशीज के लिए ज्यादा बेनिफिट है या पॉपुलेशन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, या ये अपनी स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल है? मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कि जो वेरिएशन है वो किसके लिए ज्यादा यूजफुल होती है, एक ऑर्गेनिज्म के लिए या एक स्पीशीज के लिए, किसके लिए होती है? स्पीशीज। हाँ, स्पीशीज के लिए ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के लिए वेरिएशन का सिर्फ इतना सा बेनिफिट होता है कि वो सरवाइव कर गया, लेकिन एक स्पीशीज के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उस वेरिएशन की वजह से वो स्पीशीज आज अर्थ के ऊपर सरवाइव कर रही है, और आने वाले टाइम में वो फिर से दोबारा जो है वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेगी। अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तब भी वो सरवाइव कर गई, उसका जेनेटिक मटेरियल अर्थ के ऊपर आज भी प्रेजेंट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म के लिए इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होती जितनी वो स्पीशीज के लिए यूजफुल होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो वेरिएशंस होती हैं वो कैसे आती हैं, कहाँ पे आती हैं। तो वेरिएशंस कहाँ पे आती हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल में। तो आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, दैट इज डीएनए। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे इसमें, सबसे पहले कि व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज क्रोमोसोम।
डीएनए, आप में से कोई बताए जो है व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। है क्या वैसे ये? ठीक है, मान लिया एसिड है, बट व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? मैम एक कैरेक्टर को, एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में इनहेरिट करने में यही हेल्पफुल होता है। देखो, डीएनए इट इज genetic material which consists of all the information of all characters of an organism. It is a genetic material which has or which carry information of all characteristics of an organism. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको डीएनए कैरी करता है, और डीएनए के ही थ्रू वो नेक्स्ट जनरेशन में होती हैं, पास टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में वो डीएनए के थ्रू ही पास होती हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ जीन? या पहले कर लेते हैं डीएनए के बाद व्हाट इज क्रोमोसोम? किसी बच्चे को आंसर आता है, बताएं व्हाट इज क्रोमोसोम। ये हमने 9th क्लास में भी किया था। Chromosomes are thread histone protein. जो है एक क्रोमोसोम में दो पार्ट होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। जो डीएनए है वो तो आपको पता ही जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इसकी जो जब भी ये शेप लेते हैं तो प्रॉपर कोइलिंग होने के बाद ही जो है क्रोमोसोम की शेप आती है। जैसे जेनेटिक मटेरियल तो ऐसे प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और जब भी इसकी कोइलिंग होती है और इस कोइलिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, इसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं जो इसको स्टेबल बनाते हैं। क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत जरूरी होती है डीएनए के लिए, तो स्टेबिलिटी को हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है एक क्रोमोसोम का। तो अब बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम बेसिकली है क्या, डीएनए ही है, डीएनए की कोइलिंग होने से ही ये स्ट्रक्चर बने हैं। और अब बात आ जाती है जीन क्या है, व्हाट इज अ जीन? किसी बच्चे को आंसर पता हो तो बताएं व्हाट इज अ जीन। मैम ये डीएनए का सेगमेंट होता है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, और हम कह सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हम यहां से माने यहां से यहां तक का जो डीएनए का पार्ट था, तो जो हमारे किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जैसे आपकी हाइट को कंट्रोल करता हो, आपके आंख के कलर को कंट्रोल करता हो, आपके हेयर, आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिनको कंट्रोल करता हो, तो दैट इज नोन एज ए जीन। जीन इज ए पार्ट और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, और डीएनए भी आप कह सकते हो, दैट कंट्रोल्स अ कैरेक्टर। जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो। कैरेक्टर को कंट्रोल करना क्या मीनिंग होता है, ये हम जैसे ही आगे आपको लॉ ऑफ मेंडल जो उसके लॉ बताएंगे तो उसमें बताएंगे कैरेक्टर कंट्रोल करना क्या होता है, किस तरह से कोई जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। अब आपको ये पता होगा कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। गैमेट्स में ये जो है क्रोमोसोम जो है सिर्फ एक सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो है गैमेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक जो डिप्लॉइड सेल होती है उसमें
जो क्रोमोसोम होते हैं वो डबल होते हैं। जैसे हम ये बात करें कि एक क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम, ये तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिसका डीएनए डबल हो रखा है। ये ड्यूरिंग जो है हम कहते हैं कि जब डिवीजन से पहले ऐसे बन जाते हैं। एक नॉर्मल क्रोमोसोम की बात करें तो एक नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसे होता है। एक सेल जिसमें अभी कोई डिवीजन नहीं हो रही तो उसमें क्रोमोसोम ऐसे होता है। क्योंकि अब दो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर दो पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और दोनों पेरेंट इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए देते हैं तो इट मींस दोनों का पार्ट जो है उस ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट होगा। जैसे अब हर एक क्रोमोसोम हमारा पेयर में होता है। जैसे हम ये मान के चलें इट इज द फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास कितने हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। हम इसको अज्यूम करते हैं फर्स्ट पेयर, जिसमें से ये मदर में से आया है और ये फादर। क्योंकि अगर आपके पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम है तो 23 जो है मदर में से आए हैं और 23 फादर की तरफ से आए हैं। तो तब हमने उनको पेयर में अरेंज क्यों किया? अगर हमारे पास 23 आए हैं तो उसमें जैसे ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये मदर से ये फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ फादर, इनमें ध्यान रखेंगे इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होगा और उनके ऊपर जो जीन्स होंगी वो भी, उनका नंबर भी सेम होगा। जैसे इसके ऊपर मैं कह दूं कि इसके ऊपर टोटल जीन्स हैं 1000, तो इसके ऊपर भी 1000 ही होंगी। मैं यहाँ पे कहूं कि इसके ऊपर है यहाँ पे कलर की जीन, तो यहाँ पे भी कलर की ही जीन हो सकती है। वो डिफरेंट हो सकती है कि एक की तरफ से डार्क कलरेशन और एक की तरफ से लाइट कलरेशन की हो, लेकिन होगी सिर्फ कलर की जीन होगी। जैसे सेकंड यहाँ पे कहूं कि यहाँ पे हाइट की है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेकंड हाइट की ही होगी, इसीलिए हमने इनको पेयर्स में रखा है। तो इट मींस आपका कोई कैरेक्टर है, एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई जो भी कैरेक्टर है तो उसको किस तरह से हम जीन्स के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ सबसे पहले आपकी मान लो कि कलर का है, तो यहाँ पे मैं सी कर देती हूँ, एक को कैपिटल लिख देती हूँ, एक को स्मॉल। कैपिटल का मतलब है कि वो लाइट कलर्ड था मान लो, और स्मॉल सी का मतलब वो डार्क कलर्ड है एक पेरेंट। तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन है कलर के लिए। तो आपके पास जो जीन्स होती हैं एक ऑर्गेनिज्म के पास, वो पेयर में होती हैं। फिर हम उनको क्या कह देते हैं? एलील्स। वो एक ही जीन, ये जीन कौन सी थी? कलर की जीन थी, जिसके दो टाइप हमारे पास प्रेजेंट है, एक लाइट कलर वाला टाइप और एक डार्क कलर वाला टाइप। तो इन दोनों को हम क्या कह देते हैं? एलील्स। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको लेके फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जिस बच्चे को ये टर्म समझ में आ गई तो वो चैप्टर मैक्सिमम उसको समझ में आएगा जब भी वो पढ़ेगा, क्योंकि ये टर्म्स इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज की जाएंगी। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं वो? बाद हम मेंडल के जो लॉ हैं या मेंडल की जो रिसर्च है उसको हम इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे ये बार बार यूज होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम वर्ड आते हैं, एक टर्म आती है जो बार बार यूज होती है, व्हाट इज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कोई मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी हो सकता है एक्सटर्नल, या कोई फिजियोलॉजिकल फीचर भी हो सकता है इंटरनल। जैसे एग्जांपल देती जाऊंगी मैं साथ में। जैसे मैं आपको कह रही हूं कलर ऑफ हेयर,
आप ईयर लोब भी कह सकते हैं, ईयर लोब भी एक कैरेक्टर है, या स्ट्रक्चर ऑफ ईयर लोब भी एक कैरेक्टर है, या हम कह सकते हैं हाइट, हाइट भी एक कैरेक्टर है। प्लांट के केस में हम कह सकते हैं हाइट ऑफ स्टेम, दैट इज अ कैरेक्टर, या कलर ऑफ फ्लावर, दैट इज ए कैरेक्टर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, दैट इज ए कैरेक्टर। अब सेकंड वर्ड आता है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? दैट इज एक्सप्रेशन, जैसे हमने कह तो दिया एक कैरेक्टर, हमने कहा एक कैरेक्टर है कलर ऑफ हेयर। कलर ऑफ हेयर अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है? इट मे बी ब्लैक, इट मे बी ब्राउन, ये ऐसे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। तो ये दोनों क्या हो गए? ट्रेट, एक कैरेक्टर के ट्रेट। ठीक है। अब जैसे मैं एक प्लांट का एग्जांपल देती हूँ, मैंने अभी कहा कलर ऑफ फ्लावर, दैट इज ए कैरेक्टर। इसके अंडर ट्रेट क्या आ सकते हैं? इट मे बी रेड, पिंक, व्हाइट, पर्पल, बहुत सारे आ सकते हैं। वो क्या हो गए? ट्रेट्स, उस कैरेक्टर के अंडर जो ट्रेट आते हैं। क्लियर है ये दोनों वर्ड, कैरेक्टर एंड ट्रेट? यस मैम। सभी को क्लियर हो गया ये? हाँ, ये वर्ड यूज होंगे मैम कहीं पे इसमें आपने दो कलर ऑफ हेयर के दो बोले हैं, ब्लैक और ब्राउन। इसमें तो और भी हो मैक्सिमम सकते हैं, पॉसिबल बहुत सारे, बहुत सारे। मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ दो का, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लाइट ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है, डार्क बिल्कुल ब्लैक भी हो सकता है, थोड़ा सा ब्लैक की कलरेशन और भी होती है। जैसे मैं आपको आपका स्किन कलर की बात करूं बेटा, तो स्किन कलर के कितने सारे ट्रेट होते हैं, बहुत ज्यादा। कोई बिल्कुल व्हाइटिश होता है क्योंकि बहुत डार्क होती है, किसी का मीडियम होता है, किसी का बिल्कुल क्रीम कलर में, किसी को किस तरह का, बहुत अलग अलग तरह के ब्रिटिश कलर के होते हैं। तो ये अलग अलग ट्रेट कितने भी हो सकते हैं, मैं आपको दो दो का एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बेटा? ठीक है। यस अब मैम। बात आ जाते हैं, तीसरी टर्म आ जाएगी अब आपके यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये वो यूनिट है बेसिक जो कि इनहेरिटेंस में रोल प्ले करती है, या जो बेसिक कैरेक्टर को कैरी करती है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आपको अभी तक पता होगा कि जो अभी तक आपको पता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है? जीन। आपने अभी तक ये पढ़ा है कि इनहेरिटेंस जब भी होता है उसमें सबसे छोटी चीज जो पास ऑन होती है वो होती है जीन। तो ये यूनिट फैक्टर वर्ड जो है बेटा, मेंडल के टाइम में दिया गया था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि क्या होती है जीन। तो उसने सिर्फ ये देखा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और अगर वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वो कैरेक्टर दो होता है, दो होते हैं। मींस जैसे अभी मैंने आपको एलील बताई, और उसने कहा कि अगर जो है वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास एक सिंगल ही होता है, एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करता है। तो ये क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल द ट्रेट। तो इट इज बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज जीन। जीन के लिए मेंडल ने टर्म यूज की थी यूनिट फैक्टर। और अगर हम एलील की बात करें, कि मैं ये कह रही हूं कि एक जीन है कलर ऑफ हेयर की, एक जीन है, उसके जैसे दो हैं, एक बी और एक बी, इसके लिए मैंने ये कह दिया, जीन को ये लिख दिया। तो ऑर्गेनिज्म के पास ये कॉम्बिनेशन हो सकती है, ये दो एलील हो गई, या हम इसको कहेंगे पेयर ऑफ फैक्टर, जीन का पेयर। फैक्टर वर्ड मेंडल ने दिया था जो जीन के लिए था, तो एलील्स के लिए वो कह देता था पेयर ऑफ फैक्टर। तो एक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये उसने कहा पेयर में होती हैं ये फैक्टर्स, और अगर ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक ही फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो अब ये जो टर्म है ये जीन को डिनोट करती है, यूनिट फैक्टर।
अब बात आ जाती है व्हाट आर एलील्स, जो अभी मैंने आपको बताई व्हाट आर एलील्स, ये जीन के लिए ही टर्म है। These are two different forms of a gene, एक जीन की अलग अलग फॉर्म। अगर आपको याद हो तो हमने ब्लड ग्रुप्स वाला स्टडी किया था, आपको बताया गया था ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिट होते हैं, बोला गया था कि इनहेरिटेंस कैसे होता है ब्लड ग्रुप का, याद है आपको? यस मैम। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनके लिए जो एक जीन है, कॉमन जो जीन है उसको हमने कहा था आई जीन, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में इस जीन के अलग अलग टाइप प्रेजेंट है। जैसे थोड़ी सी चेंज आ गया जीन में, म्यूटेशन आ गई तो एक और टाइप बन गया, कोई और म्यूटेशन आ गई तो दूसरा टाइप बन गया। तो म्यूटेशन आने से जीन्स के अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं। तो जैसे इसके 3 टाइप हैं हमारे पास, आई ए हमारी पॉपुलेशन में, आई बी और स्मॉल आई, ये इसी जीन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। एक ही जीन की अलग अलग फॉर्म्स जो हमारी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होती हैं उनको कहते हैं एलील्स। और एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 ही एलील प्रेजेंट हो सकती हैं, क्योंकि एक उसके मदर पेरेंट की तरफ से होती है और एक फादर पेरेंट की तरफ से होती है। तो एक ऑर्गेनिज्म में या तो आई ए आई बी हो सकता है, आई ए स्मॉल आई हो सकता है, आई ए हो सकता है, आई में होंगी 2 ही, ऐसा नहीं है अगर उसके 4 फॉर्म्स बन गई तो ऑर्गेनिज्म में भी 4 ही होंगी, क्योंकि उसको तो एक पेरेंट से सिर्फ एक ही एलील मिलेगी, तो अल्टीमेटली उसके पास कितनी होंगी? 2 ही एलील होंगी। ये क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। एक जीन, हम किसी भी जीन को कह सकते हैं, जैसे हम हाइट के लिए कहते हैं हमारी हाइट के लिए एक जीन है, तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है। आपको पता है हाइट अलग अलग तरह की है। या जैसे प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे पी प्लांट को स्टडी करेंगे, तो पी प्लांट में हाइट की जो जीन होती है, स्टेम की हाइट की, वो 2 होती हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। जब आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको पता चलेगा कि वहां पे ऐसे नाम लिखा होगा, एक टॉल और ड्वार्फ। हम सेम ही अल्फाबेट यूज करेंगे, एक कैपिटल कर देंगे, एक स्मॉल कर सकते हैं हम, और मतलब हम 2 करेंगे। और जब भी हम कैपिटल वर्ड यूज करेंगे तो हम उसको डोमिनेंट के लिए करेंगे और टी स्मॉल के लिए। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? समर कितना टाइम है मीटिंग में? समरदीप? यस मैम। चलो आगे, कौन टाइम कितना है मीटिंग में बेटा? 15 मिनट बचे हैं मैम, 14 ठीक ही है, बचे हैं वैसे। कोई बात नहीं, तब तो हमारा ये हो ही जाएगा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। अब बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये समझ ली ना, तो आगे मेंडल के लॉ पढ़ोगे तो आपको वैसे ही सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम कहते हैं व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है? तो क्या है, किसी एक ट्रेट के लिए या एक कैरेक्टर के लिए हम बात कर सकते हैं, ट्रेट भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एलील की कॉम्बिनेशन उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक प्लांट है, पी प्लांट की ही बात करते हैं क्योंकि आगे हमें इसके बारे में काफी ज्यादा आएगा। तो पी प्लांट की बात करते हैं तो उसमें हाइट का कैरेक्टर होता है, स्टेम की हाइट का कैरेक्टर। तो उसके पास हाइट के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन, तो जीनोटाइप कैसे होगा कि उसके अंदर आपको पता है कि उसके अंदर जो हाइट की जीन है
उसकी दो एलील होती हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी डिनोट करता है टॉल को और स्मॉल टी डिनोट करता है ड्वार्फ को। तो दो उसके पेरेंट्स ये या तो ये दे सकते हैं या ये दे सकते हैं, तो उसके पास जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? अगर दोनों पेरेंट्स से कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी, तो उसका जीनोटाइप ये है। किसके लिए? हाइट के लिए जो है उसके पास जीनोटाइप ये है। या फिर उसका ये भी हो सकता है, एक पेरेंट से कैपिटल टी मिला, एक पेरेंट से स्मॉल टी बना, तो उसके लिए उसके अंदर जो है इस कैरेक्टर के लिए जीनोटाइप है ये। जीनोटाइप मतलब किसी एक ट्रेट के लिए उसके पास कौन कौन सी एलील उसके अंदर प्रेजेंट है उसके डीएनए में। याद रखना है, एक मदर से और एक फादर से मिली है। एक मैम और हो दोनों के सकता है। पास दोनों होते हैं। किन दोनों के पास? दोनों पेरेंट्स के पास दोनों एलीलिक होते हैं, कैपिटल बेटा टी और स्मॉल टी। देखो, पेरेंट्स के लिए भी इसी टर्म को यूज कर सकते हो। मैं कह रही हूं किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास अगर उसकी हाइट की जीन की ये दो एलील ही हैं उस पॉपुलेशन में, एक तो या तो कैपिटल टी एलील होगी उस पॉपुलेशन में या स्मॉल टी होगी, तो चाहे पेरेंट की बात करो चाहे ऑफस्प्रिंग की बात करो, किसी भी मेंबर की बात कर लो, तो उसके पास या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकती है या ये कॉम्बिनेशन हो सकती है या ये कॉम्बिनेशन हो सकती है। कैसे बनती है वो आगे जब हम ड्रॉ करेंगे, एक से दूसरा कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होगा फिर बताऊंगी। पर मैं आपको बता रही हूं कि एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के लिए जो एलील्स हैं वो इस फॉर्म में भी हो सकती हैं। एग्जांपल दे दिया हाइट का, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये तीन पॉसिबिलिटी ही बनती हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है जीनोटाइप। उसके अंदर एक कैरेक्टर के लिए जीन्स कौन सी हैं? दीपिका बताओ बेटा। यस मैम। आपने हैंड रेज किया है? नो मैम, वो गलती से हो गया था। वैसे आपने क्वेश्चन जो अच्छा, पूछा हम एक बार रिपीट करोगे? आई विल ट्राई टू रिप्लाई। नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ मैं, यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हमारे पास अभी 10 मिनट्स बचे हैं, उसमें हम फिनोटाइप कर लेते हैं। तो ये तो है जीनोटाइप, ठीक है। अब व्हाट इज फिनोटाइप? आपके अंदर ये जीन है तो आपका कैरेक्टर किस तरह से दिखाई देगा बाहर से, वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? कि जैसे ये प्लांट बाहर से देखोगे तो आपको टॉल दिखाई देगा, तो ये क्या हो गया उसका फिनोटाइप, जो एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल होता है। जैसे ये है, इसका भी होता है टॉल। ये टॉल क्यों होता है ये अभी बताती हूँ। तो ये बाहर से देखोगे तो टॉल दिखेगा, ये वाला देखोगे तो ड्वार्फ दिखेगा। जो किसी भी जीनोटाइप, कोई भी जीनोटाइप है या कोई भी ट्रेट है, जब वो आपको एक्सटर्नली ऑब्जर्व होगा तो उसको कहेंगे फिनोटाइप। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कैरेक्टर, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, एक्सटर्नली वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे फिनोटाइप, ठीक है। अब दो टर्म रह गई, फिर आपको ये चारों एक साथ ही हो जाएंगी। व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट, व्हाट इज रिसेसिव ट्रेट। कई बार हम ये भी कह देते हैं डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील, या डोमिनेंट जीन और एलील बेसिकली जीन ही होती है। तो या डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन किसे कहा जाता है, या डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव ट्रेट कैसे किसे कहा जाता है? डोमिनेंट ट्रेट वो होता है कि चाहे वो एक ही एलील जो है उसमें प्रेजेंट हो, तब भी आपने आपको अपने कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट कर दे। तो जो है डोमिनेंट ट्रेट किसे कहा जाता है? ए ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ वेदर इट इज प्रेजेंट सिंगली और इन पेयर। वेदर सिंगली और इन पेयर का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हाइट के लिए दो हैं आपके पास,
एक टॉल वाला है, एक ड्वार्फ वाला है। टॉल के लिए हम टी कह देते हैं, ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी लेते हैं। तो इन दोनों में से डोमिनेंट जीन किसे कहा जाएगा, ये डोमिनेंट एलील किसे कहा जाएगा, जो अगर सिंगल में भी प्रेजेंट हो तब भी उसका कैरेक्टर शो हो जाए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे इस प्लांट को जब हम एक्सटर्नली देखते हैं तो ये टॉल होता है, हालांकि ये एक ही थी, तब भी इसने अपना कैरेक्टर जो था वो इसने शो कर दिया, तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट जीन, और इस ट्रेट को कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट। टॉलनेस वाला ट्रेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। अब ये क्यों नहीं करता, ये जेनेटिक रीजन बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो याद रखना कि जो भी डोमिनेंट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो रिसेसिव, रिसेसिव कहेंगे कि जो सिंगली रिप्रेजेंट ना कर पाए, कांट रिप्रेजेंट सिंगली बट इन पेयर। पेयर में तो वो अपने प्रेजेंट कर देगा, सिंगल नहीं कर पाएगा। जैसे ये स्मॉल टी है, ये एक है यहाँ पे प्रेजेंट, ये एक अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाया, लेकिन अगर ये पेयर में होता तो ये प्लांट ड्वार्फ होगा। डोमिनेंट वाला सिंगल भी करेगा और पेयर में भी, दोनों में ही करेगा। अगर वो सिंगल भी हो तब भी वो अपना कैरेक्टर शो कर देगा या अपना ट्रेट शो कर देगा, और अगर वो डबल में है तो करेगा ही, लेकिन अगर वो सिंगल में हाफ में भी प्रेजेंट हो तब भी वो अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर दे, अपने ट्रेट को रिप्रेजेंट कर दे, तो हम उसको क्या कहेंगे, डोमिनेंट ट्रेट। ए ट्रेट विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ सिंगली एज वेल व्हेन प्रेजेंट विद द सेम टाइप ऑफ एलील। सेम टाइप है तब तो करेगा ही, तब तो टाल है ही, लेकिन अगर वो हाफ में भी प्रेजेंट है तब भी अपने आप को करे को रिप्रेजेंट नहीं कराएगा जब वो पेयर में प्रेजेंट होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट? यस मैम। जैसे मैं आपको ईयरलोब का एग्जांपल दे रही थी बेटा, ईयरलोब का एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, तो ईयरलोब में डोमिनेंट वाला कौन सा होगा, जो आपका फ्री वाला है। तो फ्री वाले को आप एफ लिख दें कैपिटल, और फ्यूज वाले को स्मॉल एफ लिख दें। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में होता है, तो ये ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। तो कैपिटल, जब भी आप कैपिटल देख लें कहीं पे भी, ऑब्वियसली ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और स्मॉल वाले को हम रिप्रेजेंट ही जो है, रिसेसिव वाले को हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को कोई डाउट है भी पूछ लें जल्दी से, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि ये वाला समझ में नहीं आया, फिर मैं उसको समझा दूंगी दोबारा से, जो थोड़ा सा टाइम बचा होगा। जीनोटाइप एक बार दोबारा बता दो। जीनोटाइप बेटा, एक आपके अंदर आपके हेयर कलर के लिए कौन कौन सी जीन है, दैट इज योर जीनोटाइप। तो उसमें दो एलील होंगी। जैसे मैं वैसे एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास पेरेंट्स से ब्लैक की आई, दूसरे के पास ब्राउन की आई, तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन है आपके अंदर। इसको देख नहीं सकते एक्सटर्नली, हम एक्सटर्नली किसको देख सकते हैं, फिनोटाइप को। आपका कलर दिख सकता है, आपके अंदर की जीन्स आप नहीं देख सकते हो कि कौन सी प्रेजेंट है। तो आपके अंदर जो एलील्स की कॉम्बिनेशन है किसी भी कैरेक्टर के लिए, उसको कहते हैं जीनोटाइप। और वही ट्रेट बाहर से जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसको कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है? यस मैम। ओके, तो ठीक है, मीटिंग एंड कर रही हूँ। आपको जो भी डाउट्स होंगे व्हाट्सएप पे करेंगे, और कल भी हम क्लास लेंगे सेम टाइम पे।